अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ़ आलम और आज इस वीडियो लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल। ये नॉर्मली जो है अकाउंटिंग के जो बेसिक कोर्सेज़ होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है। बीकॉम पार्ट 1 के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। और अगर आप किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, सीए हो गया, आईसीएमए हो गया, एसीसी हो गया, उनके भी जो फाउंडेशन कोर्सेज़ होते हैं, यानी जो स्टार्टिंग सिलेबस होता है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें ये पढ़ाया जाता है अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ नोट्स शेयर करना चाहता हूँ, जो स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। इसके अंदर सबसे पहली जो मैंने नोट्स में हेडिंग डाली है, वो डाली है एग्जामिनेशन फोकस्ड एरियाज़। यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने का जो असल मकसद होता है हमारा, वो ये होता है कि हम उस सब्जेक्ट के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर इतनी ग्रिप कर लें कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम सही तरीके से सॉल्व कर सकें, सही तरीके से आंसर कर सकें, ताकि जितने मैक्सिमम मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं, वो हम कर लें। तो जो एग्जामिनेशन का जो फोकस्ड एरिया, जो एग्जामिनर का जो फोकस्ड एरिया होता है, जो एग्जामिनर इस अकाउंट रिसीवेबल के टॉपिक में पूछता है, इसमें नॉर्मली वो जनरल जनरल एंट्रीज पूछ लेता है। ऑफ सेल्स, राइट ऑफ की एंट्री पूछ सकता है आपसे वो। और अगर कोई प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट हुआ था, उसकी रिकवरी हो सकती है। यानी पहले आपने जो है कोई अकाउंट, आपका कस्टमर कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, आपने उसकी राइट ऑफ की एंट्री पास कर दी और अब वो आता है और आपका पैसे दे जाता है, आपकी पेमेंट कर देता है, तो वो रिकवरी आपकी हो गई राइट ऑफ अकाउंट की। तो उसकी एंट्री जनरल एंट्री कैसे होगी? फिर बैड डेट एक्सपेंस जो है, उसकी एंट्री कैसे होती है? वो एडजस्टिंग एंट्री होती है बैड डेट की। और फिर कभी-कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे दे देता है, जो कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है। यानी कस्टमर आया और उसने आपको जो है मतलब एडवांस देके चला गया, तो वो एडवांस फ्रॉम कस्टमर होता है। कभी-कभी रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो क्रेडिट में शो होता है, तो स्टूडेंट अक्सर उसमें कन्फ्यूज़ रह जाते हैं कि रिसीवेबल का बैलेंस तो डेबिट साइड पे होता है, तो ये क्रेडिट में क्यों हो गया? बाकी को डिटेल में हम देखेंगे। और सेकंड नंबर पे जो इसका पॉइंट है वो है कि वो एग्जामिनर आपसे बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करवाता है। इसकी दो अप्रोचेज़ होती हैं, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक बैलेंस शीट अप्रोच। यानी इन दोनों अप्रोचेज़ के अंदर आपको बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। और थर्ड में जो आता है वो आता है इस टॉपिक के अंदर, वो एजिंग स्केजुअल आपसे बनाता है और उस एजिंग स्केजुअल की बेसिस के ऊपर वो आपसे कहता है कि आप बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट करें। बेसिकली जो एजिंग स्केजुअल होता है वो ख़ुद भी बैलेंस शीट अप्रोच के अंडर में ही आता है, लेकिन क्योंकि जो है ये एक ख़ुद से इटसेल्फ एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, तो इसके लिए मैं इसमें अलग वीडियो लेक्चर बनाऊँगा। तो इसको फ़िलहाल हम डिस्कशन में नहीं लाएँगे, क्योंकि ये ख़ुद से एक इटसेल्फ जो बड़ा टॉपिक है, इसमें एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। अच्छा, अब हम टॉपिक प्रॉपर जो है अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी जो होती है ना, जो सेल्स कर रही होती हैं, उनके पास बेसिकली 2 तरीके होते हैं सेल करने के। एक तो वो कैश बेसिस के ऊपर सेल्स को कर सकती हैं और एक वो क्रेडिट के ऊपर सेल कर सकती हैं। अब कैश के ऊपर अगर सेल करेंगे, इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके बेनिफिट ये हैं कि भाई बैड डेट एक्सपेंस तो आपका होगा ही नहीं। क्योंकि लाज़मी सा जब आपके पास रिसीवेबल है ही नहीं, आपने जो चीज़ बेची उसके अगेंस्ट आपने कैश रिसीव कर लिया, तो बैड डेट तो आपका होगा ही नहीं। नो रिसीवेबल, नो बैड डेट। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि अगर आप सिर्फ़ कैश के ऊपर जो है वो सेल करते हैं, तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, वो आप लूज़ कर लेते हैं। क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर हैं, वो प्रेफ़र करेंगे क्रेडिट में परचेज़िंग करने को, कि आप उनको क्रेडिट में सेल करें, यानी वो क्रेडिट में परचेज़ करें, तब जो आपकी सेल होगी। तो वो अगर आप सिर्फ़ कैश पे सेल करेंगे, तो होगा क्या कि कस्टमर जो है वो दूसरे वेंडर के पास चला जाएगा, वो उनसे परचेज़ कर लेगा जो कि क्रेडिट में उनको दे रहे होंगे। तो आप अपने मार्केट का जो शेयर है वो भी लूज़ करेंगे, अपने कस्टमर भी लूज़ करेंगे। तो इस वजह से कंपनियाँ नॉर्मली क्रेडिट ऑफ़र करती हैं। अच्छा, अब इन नोट को थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं। मैं भी यही लाइन पढ़ रहा हूँ कि इन मेकिंग क्रेडिट सेल कंपनीज़ हैव रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, बैड डेट ऑफ कस्टमर। वही बात जो मैंने अभी बताई आपको कि अगर तो कंपनी क्रेडिट सेल करती है, तो कंपनी में ये रिस्क होता है कि कस्टमर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, जिसकी वजह से बैड डेट हो जाए। इफ़ कंपनी मेक ओनली सेल ऑन कैश, अगर कंपनी सिर्फ़ कैश में सेल करती है, दे मे लूज़ पोटेंशियल कस्टमर हू आर विलिंग टू बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। यानी वो उन कस्टमर को लूज़ कर जाएगी जो कि क्रेडिट में परचेजिंग करना चाहते थे। व्हेन कंपनीज मेक सेल्स ऑन क्रेडिट, दे हैव रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, बैड डेट ऑफ कस्टमर्स। कंपनी हैव टू ऑप्शन फॉर कैलकुलेटिंग द बैड डेट एक्सपेंस। यानी कंपनी के पास अब जो बैड डेट एक्सपेंस, अगर कंपनी क्रेडिट में सेल कर रही है और करती ही है, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं अपने बैड डेट को कैलकुलेट करने के। ठीक है? एक अप्रोच कहलाती है डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड। यानी इसमें तरीक़ेकार ये होता है
कि जब कोई कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आप उसके अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं और बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री आपको या डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड जो है इसके नीचे आपको दिख रही होगी एंट्री जो मैंने बनाई है कि आप बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। ये बेसिकली जब आप एंट्री पास करते हैं जब एक्चुअल में बैड डेट हो जाए, यानी आप अलाउंस प्रोविजन मेथड को फॉलो नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है अलाउंस मेथड या जिसको हम कहते हैं प्रोविजन मेथड। इसके अंदर होता क्या है, आप एक प्रोविजन रख लेते हैं, यानी साल का आपका क्लोज हुआ, आपने देखा कि भाई ये मेरी क्रेडिट सेल थी, सपोज़ कि 1 लाख रुपए की मेरी क्रेडिट सेल थी और मुझे लगता है कि 5% जो है ना वो मुझे मेरा बैड डेट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, क्या कहते हैं कि उस 5% का मैं इसी साल का जो मेरी इस साल की क्रेडिट सेल है तो मैं इसी साल दिसंबर 31 को मेरा ईयर एंड है, अगर मैं 31 दिसंबर को 5% क्रेडिट सेल का निकाल के यानी 5000 का मैं बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लूँगा और प्रोविजन फॉर बैड डेट या अलाउंस फॉर बैड डेट जो वो क्रेडिट कर दूँगा। और बैलेंस शीट अप्रूवल में भी यही है कि उसके अंदर जो मैं परसेंटेज अप्लाई करूँगा वो मैं अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस के ऊपर करूँगा। अच्छा, इसके अंदर देखिए प्रोविजन मेथड के अंदर हमारे पास मज़ीद 2 अप्रोचेस होती हैं, एक इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक है हमारे पास बैलेंस शीट अप्रोच। अब इसके अंदर नोट्स के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने बड़ा आसान करके आपको स्टेप बताया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के नीचे मैंने लिखा हुआ है स्टेप फॉर फाइंडिंग एस्टिमेट अमाउंट ऑफ बैड डेट, यानी जो स्टेप आपको फॉलो करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक सबसे पहले ये होता है कि आप फाइंड क्रेडिट सेल एंडिंग बैलेंस, यानी क्रेडिट सेल का जो एंडिंग बैलेंस है उसको आप फाइंड करें और मतलब बेसिकली ये नेट क्रेडिट सेल होनी चाहिए। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल आपको फाइंड करना है और उसके बाद फिर जगह अप्लाई परसेंटेज ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ नेट क्रेडिट सेल, इसमें नेट का लफ्ज़ जो है वो लिखना शायद मैं भूल गया, तो अप्लाई परसेंटेज ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल के एंडिंग बैलेंस के अंदर आप जो है वो परसेंटेज को अप्लाई कर देंगे। और बैलेंस शीट अप्रोच के नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है स्टेप फॉर फाइंडिंग एस्टिमेटिंग अमाउंट ऑफ बैड डेट। इसमें जो पहला स्टेप है वो क्या है, फाइंड एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपको दी गई होंगी क्वेश्चन के अंदर वो सारी आप जनरल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद जो एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बचेगा वो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे। सेकंड ये है कि अप्लाई परसेंटेज ऑन एंडिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी जो भी बैड डेट की परसेंटेज आपको दी हुई है, सपोज कि 5% दी हुई है, तो वो आप उस एंडिंग बैलेंस पर अप्लाई करें और उसके बाद आप डायरेक्ट एंट्री पास ना करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, अब आप डायरेक्ट उस अमाउंट एंट्री पास नहीं करेंगे, वो अमाउंट आपके पास आ गया, उसके बाद आप अलाउंस फॉर बैड डेट के अकाउंट को भी देखेंगे। ये क्वेश्चन में जो उसका बैलेंस दिया गया है कि आया वो डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड के ऊपर है, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट से रिलेटेड जितनी एंट्रियाँ आपको एडजस्टमेंट में दी गई थी, क्वेश्चन में दी गई थी, वो सारी एंट्रियाँ आप जनरल में पास करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है या क्रेडिट साइड बच रहा है। अगर तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड बच रहा है, जो कि अमूमन बचता है क्रेडिट साइड पे ही क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप जो आप अमाउंट आपने सेकंड स्टेप पे फाइंड किया था, यानी एंडिंग बैलेंस पे जो परसेंटेज आपने लगाई थी और क्रेडिट में अलाउंस का बैलेंस है, तो आप जो परसेंटेज का अमाउंट आया था उसमें से ये क्रेडिट बैलेंस अलाउंस का लेस कर देंगे। और अगर तो अलाउंस का बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर है तो आप इसके अंदर जो हमने अकाउंट रिसीवेबल में एंडिंग बैलेंस के अंदर परसेंटेज अप्लाई की थी, जो अमाउंट आया था उसके ऊपर आप डेबिट बैलेंस को ऐड कर देंगे अलाउंस का। इसकी रीज़न ये होती है जब क्रेडिट में है तो मतलब कि आपने जो ऑलरेडी आपके पास जो अलाउंस पड़ा हुआ है बैड डेट का, वो पोर्शन ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप जब क्रेडिट में होगा इस वजह से उसको लेस करते हैं कि भाई इस साल मेरा मिसाल के तौर पे कि मेरे पास अलाउंस में 1000 रुपये पड़े हुए हैं और इस साल मेरा 5000 रुपये आ रहा है बैड डेट के परसेंटेज लगाने के बाद, तो लिहाजा 5000 मेरा इस पूरे साल का और 1000 ऑलरेडी मैंने मेरा बचा हुआ है, तो मैं 5000 में से 1000 लेस करूँगा और 4000 से मैं एंट्री पास कर दूंगा। और जब 4000 में एंट्री को अलाउंस को क्रेडिट दूंगा तो ऑलरेडी अलाउंस का बैलेंस 5000 रुपये बच जाएगा, तो मेरा जो 5% है वो टेली हो जाएगा। उसी तरीके से अगर डेबिट साइड पे है तो मुझे लास्ट में तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर मेरा अलाउंस 1000 से डेबिट साइड पे आ रहा है और 5000 मेरा जो है वो अकाउंट सिबिल का क्लोजिंग बैलेंस की परसेंटेज है बैड डेट की, तो मैं 6000 से एंट्री पास करूँगा, क्योंकि मैंने जो अलाउंस जो किया था, जो मैंने अलाउंस फाइंड किया वो मैंने ऑलरेडी अंडर एस्टिमेट था, मतलब मेरा जो बैड डेट है वो उससे ज़्यादा हो गया, तो मुझे वो 1000 रुपये मज़ीद ऐड करना पड़ेगा इस एंट्री का पास करते वक्त। इसकी एंट्री आप मतलब ये देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा होगा। क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल मैंने दी हुई है कि काशिफ आलम एंड को हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 2
2022, यानी 1 जनवरी 2022 के बैलेंसेस दिए हुए हैं। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 10,000 रुपीज़, और अलाउंस फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में दिया हुआ है, ये 1,000 रुपीज़ है। अब जब ट्रांजैक्शन की डिटेल दिख रहे हैं, इसके अंदर कैश सेल दे रहा है वो 50,000 रुपीज़, क्रेडिट सेल दे रहा है वो 1,00,000 रुपीज़, कैश कलेक्शन दे रहा है 20,000 रुपीज़, CS रिटर्न दे रहा है 5,000, सेल्स डिस्काउंट दे रहा है 1,000, राइट ऑफ एक्चुअल बैड डेट जो दे रहा है वो 2,000 दे रहा है, और रिकवरी फ्रॉम प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट दे रहा है 3,000 रुपीज़। रिक्वायरमेंट में वो आपसे बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्री। सेकंड में पूछ रहा है कैलकुलेट बैड डेट एक्सपेंस बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, और रेट दे रहा है 5%। थर्ड में कैलकुलेट बैड डेट एक्सपेंस बाय बैलेंस शीट अप्रोच, और रेट दे रहा है 5%। अब रिक्वायर्ड वन के अंदर आप देखें जर्नल एंट्री मैंने पास की है, इस कलर को भी आप फोर्स करते हैं, जिस कलर में मैंने क्रेडिट सेल दी हुई है इसी कलर में मैंने ये जर्नल एंट्री पास की हुई है। फॉर्मेट आपके सामने है, डेट डालेंगे, अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन लिखेंगे हम, आप इसकी जगह पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं। लेकिन ये टर्म अब डिस्कार्ड हो चुकी है, लेकिन बुक्स में अब तक यूज़ होती है, तो आप पार्टिकुलर 12 लिख सकते हैं। लेकिन जो भी आप आज के जो टर्म यूज़ हो रही है वो अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन यूज़ हो रही है। बाकी PR देख रहे हैं आप, पोस्ट रेफरेंस, और फिर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहली एंट्री जो इसने की वो इस दे रहा है कि कैश सेल 50,000 रुपीज़ की है, तो लाजमी बात है आपके पास कैश आया और आपने सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया, तो आप कैश को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे जो कि आपकी इनकम है। तो एसेट आपको कैश मिला जो कि आपका एसेट है, एसेट जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, और सेल्स जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यह आपने कैश को डेबिट करा और सेल्स क्रेडिट कर दिया। सेकंड एंट्री के अंदर आप देख सकते हैं कि सेकंड के अंदर वो दे रहा है कि क्रेडिट सेल है 1,00,000 रुपये की क्रेडिट सेल हुई है। तो क्रेडिट सेल हुई है तो लाजमी सी बात है अकाउंट रिसीवेबल को आप डेबिट करेंगे, क्योंकि आपका एसेट है, करंट एसेट है। एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट साइड डेबिट होते हैं, इनकम जब बढ़ती है सेल तो वो क्रेडिट होती है। तो 1,00,000 से आप क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब थर्ड के अंदर हम आ जाते हैं। थर्ड के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो क्रेडिट सेल आपने की थी उसकी अगेंस्ट आपको कैश रिसीव्ड हुआ है, यानी एक एसेट आपका कम हुआ है अकाउंट रिसीवेबल, और एक एसेट आपका बढ़ गया कैश। तो आपने क्या करा, कैश को डेबिट कर दिया 20,000 रुपीज़ से, अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपीज़ से। इसकी एंट्री की लॉजिक क्या है, एक एसेट कम हो रहा है क्योंकि रिसीवेबल आपका करंट एसेट है जो कि आपका कम हुआ, और आपका बढ़ क्या गया कैश, जो कि आपका करंट एसेट है कैश, एक करंट एसेट आपका बढ़ गया और एक करंट एसेट आपका कम हो गया। तो कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। चौथे नंबर पे जो है वो रिटर्न का दिखा रहा है कि भाई 5,000 जो है वो सेल्स रिटर्न है, यानी कस्टमर ने हमसे गुड्स ली, उसके बाद उसने हमें 5,000 की अमाउंट की गुड्स वापस कर दी। वो सेटिस्फाइड नहीं था या गुड उसके हिसाब से नहीं थी जो उसने ऑर्डर किया था उस हिसाब से नहीं थी, इसी वजह से उसने हमें गुड्स जो है वो रिटर्न कर दी है। तो अब हम करेंगे क्या, हमने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ था तो हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है कस्टमर को 5,000 तो देने नहीं है। तो हमने सेल्स रिटर्न को 5,000 से हमने क्या करा, डेबिट करा, और अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट करा। सेल्स रिटर्न क्या है, कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट है, यानी कॉन्ट्रा सेल अकाउंट है। तो जब सेल्स बढ़ रही होगी तो क्या होती है, क्रेडिट। जब कॉन्ट्रा सेल बढ़ रही होगी तो वो क्या होगी, डेबिट। तो सेल जब बढ़ेगी वो क्रेडिट होगी, और उसी का कॉन्ट्रा जब बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, और करंट एसेट हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल था वो क्रेडिट हो गया इसके अंदर। पाँचवें नंबर के अंदर वो दिखा रहा है कि हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, सेल्स डिस्काउंट दिया है 1,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स डिस्काउंट भी हमारा कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट है, तो कॉन्ट्रा इनकम अकाउंट जब भी बढ़ेगा वो डेबिट होगा, यानी सेल्स डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1,000 रुपीज़ से, जो कि हमारा करंट एसेट कम हुआ तो हमने फिर को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो है एक अकाउंट राइट ऑफ हुआ है 2,000 रुपीज़ का। जैसे हम देख रहे हैं कि राइट ऑफ इन एक्चुअल बैड डेट, हमारा एक्चुअल जो क्लाइंट था, एक हमारा कोई भी सपोज कि हमारा अहमद नाम का कोई कस्टमर था वो डिफ़ॉल्ट कर गया है, कोई भी मतलब कस्टमर था, वो स्पेसिफिक कस्टमर हमारा 2,000 जिसका अमाउंट था वो डिफ़ॉल्ट कर गया, उसने पेमेंट नहीं दी। अब हमें उसको क्रेडिट करना है, हम अलाउंस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट का अकाउंट बना हुआ था, तो हम उसी अकाउंट को फिलहाल डेबिट करेंगे क्योंकि हमने प्रोविजन रखा हुआ था इसका। तो हम अलाउंस फॉर बैड डेट को डेबिट करेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि हमें रिसीवेबल अब वो नहीं मिलेगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमने एक एंट्री पास कर दी। इसके बाद वो दे रहा है रिकवरी फ्रॉम प्रीवियसली राइट ऑफ अकाउंट 3,000 रुपीज़। अच्छा, एक अकाउंट अगर आपने पहले क्लोज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया,
अब वो कस्टमर आपके पास दोबारा आया और पैसे देकर चला गया, पेमेंट देकर चला गया, यानी जो अकाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया था, बंद कर दिया था, वो दोबारा उससे रिकवरी उस क्लाइंट से आपकी हो गई। तो उसकी एंट्रियाँ हमेशा 2 एंट्रियाँ पास होती हैं, ये आपको ज़हन-नशीन कर लेनी है बात, 2 एंट्रियाँ उसकी पास होंगी। सबसे पहले ये होगा कि आपने उसके एंट्री करते हुए जब राइट ऑफ किया था, आपने एंट्री की क्या थी? जैसे कि हम छठे नंबर पे एक एंट्री देख लेते हैं। हमने कहा था अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट अकाउंट सिबिल क्रेडिट, क्योंकि ये राइट ऑफ फॉर द अकाउंट। अब सपोज़ कि पहले भी हमने कोई अकाउंट राइट ऑफ किया होगा, अब वो पैसे दे गया है, तो हम इसी की रिवर्सल डालेंगे, इसकी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। यानी सबसे पहले हम उसका रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे और अलाउंस को ही हम क्रेडिट देंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3000 रुपीज़ और अलाउंस फॉर बैड डेट 3000 रुपीज़। तो ये हमने पहले एंट्री करी। अब दूसरी, वो कैश हमें दे गया, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे और अकाउंट सिबिल को क्रेडिट कर देंगे 3000 से। अच्छा, अब इसके अंदर ये ध्यान में रखना है आपको, जितने पैसे वो देकर गया उसी अमाउंट से एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। वो 3000 देकर गया था, तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने 3000 से डेबिट कर दिया और अलाउंस फॉर बैड डेट को 3000 से क्रेडिट करा, और बाद में हमने कैश को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। बेसिकली ये 7वीं एंट्री जो है, 7वीं ट्रांजेक्शन की एंट्री है, 2 एंट्रियाँ पास होंगी इसकी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं कि बैड डेट एक्सपेंस बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, तो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के तहत मैं अब मालूम कर रहा हूं। तो जनरल एंट्री तो हमारी हो गई। अब रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट बात कर रहा हूं मैं कि बैड डेट एक्सपेंस बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इसके अंदर देखिए, नेट क्रेडिट सेल पहले हम फाइलिंग करेंगे। नेट क्रेडिट सेल फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि क्रेडिट सेल्स जो भी आपने की उसमें से सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट्स, ये सारे आप माइनस करेंगे, यानी सेल्स के जितने भी कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं वो सारे माइनस होंगे। तो 1 लाख की क्रेडिट सेल थी, जिसमें से 5000 का आपका सेल्स रिटर्न था और 1000 का सेल्स डिस्काउंट था। जब आपने ये माइनस करा तो आपके पास अमाउंट आया 94,000, 94,000 रुपये। तो बैड डेट एक्सपेंस डायरेक्ट हम परसेंटेज इस क्रेडिट नेट क्रेडिट सेल पर अप्लाई कर देंगे। 94,000 आया, 5% मेरा रेट था, जो कि बन गया 4700, यानी 4700 रुपये। अब आप ये देख सकते हैं कि एंट्री मैंने पास कर दी है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 4700 रुपये, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 4700 रुपये, और नरेशन लिख दिया टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट, ठीक है। और रिक्वायरमेंट 2 में अगर मैं देखूँ तो बैलेंस शीट अप्रोच है। उसके अंदर सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये कि आप अकाउंट रिसीवेबल का और अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बना लें, और उसके अंदर जितनी भी आपने जनरल एंट्रियाँ पास की थी, सबसे पहले उन टी अकाउंट में उस एंट्रियों को पोस्ट कर दें। उसके बाद देखिए कि एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का क्या बच रहा है और अलाउंस फॉर बैड डेट का जो एंडिंग बैलेंस है आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट, वो क्या बच रहा है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का हमने एंडिंग बैलेंस देखा, जो कि आपके पास बच रहा है 82,000, ठीक है। ये 82,000 आपका अलाउंस फॉर अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस बच रहा है। और अलाउंस फॉर बैड डेट आफ्टर एडजस्टमेंट जो मेरे पास बच रहा है, वो बच रहा है, देखिए 1000 जो है वो ओपनिंग बैलेंस था, और छठी एंट्री में मैंने 2000 से मैंने जो है वो उसको डेबिट दिया, और 7 के अंदर मैंने 3000 से क्रेडिट दिया, यानी 3 और 1 4, और 4 में से 2 गया तो बचेगा 4100 रुपये, ठीक है। ये बच जाएगा आपका। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब बैड डेट एक्सपेंस में मालूम करना हो तो आपने देखा अकाउंट रिसीवेबल जो क्लोजिंग बैलेंस था उस पर रेट अप्लाई किया, और फिर मैंने अलाउंस को अगर देखूंगा कि डेबिट साइड में बैलेंस है या क्रेडिट साइड पे बैलेंस है, तो उसको मुझे करना है माइनस, ठीक है। तो 3 और 1 देखें, पहले हम अलाउंस को देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपये था, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट से ये हुआ था 3000, 3 और 1 4 हो गया, और राइट ऑफ जो छठी एंट्री में हुआ वो 2000 का हुआ, तो 4 में से 2 गया, तो क्रेडिट साइड पे 2000 रुपये बचेगा, ठीक है। 2000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस बचेगा साइड में, क्रेडिट साइड के ऊपर। तो बैड डेट एक्सपेंस मैंने मालूम किया, अकाउंट रिसीवेबल का जो एंडिंग बैलेंस था वो 82,000 था, जो कि आप इधर देख सकते हैं कि 82,000 आ रहा है। इस पर मैंने परसेंटेज 5% अप्लाई करा, जो कि आ जाए 4100 रुपीज़, यानी 4100। अब इस 4100 में से माइनस मैंने 2000 रुपये माइनस कर दिए, जो कि अलाउंस फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस बच रहा था, वो मैंने माइनस करा, तो ये बच गया 2100 रुपये, और इसकी मैंने एंट्री पास कर दी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको जो समझ में ना आई हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह
मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा इस टॉपिक के अंदर। मज़ीद वीडियो लेक्चर भी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे, टैक्स से रिलेटेड होंगे, ऑडिट से रिलेटेड होंगे, बिज़नेस लॉ यानी कॉमर्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम शेयर करेंगे। चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आईकॉम के स्टूडेंट हैं, आप सीए के स्टूडेंट हैं, आईसीएमई के स्टूडेंट हैं, एसीसी के स्टूडेंट हैं, या किसी भी लेवल पे आप कॉमर्स को आप स्टडी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें आपकी हेल्प होगी इस चैनल के ज़रिए। इंशाल्लाह हम इंग्लिश लैंग्वेज की भी कुछ चीज़ें इसके अंदर लाएंगे, और जो सम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसकी भी इंशाल्लाह हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो आपको हम बताएंगे, और आपको इंशाल्लाह जितनी पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।